नावल खामोश सदाएं। एपिसोड 5। फार्म हाउस की फिजा में एक अजीब सी संजीदगी थी। बाहर से देखने पर यह एक आम सा वीरान मकान लगता था, मगर अंदर छपे राज का अंदाजा में और फैजान दोनों को था। खिड़की से झांक कर मैंने हिबा को देखा। वो कुर्सी पर बैठी थी, हाथ पिछली तरफ बांधे हुए, और चेहरे पर एक जिद्दी सुकून था, जैसे वो अपने खौफ को अपने काबू में रख रही हो। इसकी ये हिम्मत मेरे लिए हौसला भी थी और दर्द भी। फैजान ने धीरे से कहा, यहाँ पहरा सख्त है, सीधा अंदर घुसना खतरा है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैंने आहिस्ता सर हिलाया, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। अरहम ने कल शाम तक की मोहलत दी है और मैं जानता हूँ वो अपनी धमकी पर अमल करेगा। फैजान ने जेब से एक छोटा सा आला निकाला, एक तरह का सुनने वाला डिवाइस। हम पहले अंदर के हालात सुन लेते हैं। इसने आला खिड़की के करीब रख दिया। चंद लम्हों बाद अंदर से मध्यम आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक भारी आवाज़ बोली, बास ने कहा है शाम तक किसी को आने ना देना, और अगर कोई आया तो अंजाम तुम जानते हो। दूसरा बोला, लेकिन वो औरत तो बिल्कुल खामोश बैठी है, लगता है डरी हुई है। पहला हंसा, ये सुकून तूफान से पहले का होता है। पता नहीं क्यों इसकी आंखों में अजीब सा एतमाद है, जैसे इसे यकीन है कोई आएगा। मेरा दिल धड़क उठा, ये यकीन में था, मैं आ रहा था। फैजान ने सरगोशी की, ये दोनों पहरेदार हैं, अंदर मजीद लोग भी हो सकते हैं, हमें उनको खामोशी से हटाना होगा। मैं बाएं तरफ से जाऊंगा, तुम दाएं से। मैंने फैसला किया। हम दोनों धीरे धीरे अपनी पोजीशंस पर पहुंचे। पहरेदार एक दूसरे से बातों में मगन थे, इन्हें अंदाज़ा भी ना हुआ कि हम करीब पहुंच गए हैं। फैजान ने अपने आदमी को पीछे से जकड़ लिया, मैंने दूसरे को काबू में करके बेहोश कर दिया। उनके हटते ही हम खिड़की के पास आए। अंदर सिर्फ हिबा थी, मगर दरवाज़ा बंद था। चाबी कहाँ होगी? मैंने पूछा। फैजान ने कहा, शायद सामने वाले कमरे में, लेकिन ध्यान रखना, अरहम का कोई भी आदमी अचानक आ सकता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉरिडोर में बढ़ा। पुराना फर्श मेरे कदमों के नीचे चरचरा रहा था। हर कमरे का दरवाज़ा बंद था, सिवाय एक के जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने झांक कर देखा। एक आदमी मेज़ पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। इसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा लटक रहा था। मैंने मौका देखकर अंदर कदम रखा। वो चूका भी नहीं, क्योंकि मेरे कदम बिल्कुल खामोश थे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने इसका हाथ पकड़कर एक झटके में कुर्सी से नीचे गिरा दिया और मुंह पर हाथ रखकर बेहोश कर दिया। चाबियां जेब से निकालकर मैं फौरन वापस आया। खिड़की के जरिए मैंने हिबा को देखा। इसकी आंखों में जैसे रोशनी आ गई हो। मैंने इशारा किया कि चुप रहो। चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही अंदर गया, हिबा ने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने उसके हाथ खोलते हुए कहा, ये सब खत्म होने वाला है, बस चंद लम्हे और। लेकिन मैं ये जानता था कि असल खतरा अभी बाकी था। अरहम यहाँ नहीं था, मगर ये इसका अड्डा था। इसका मतलब था कि वो या तो रास्ते में है, या हमें निकलने नहीं देगा। हम खिड़की से निकलकर पीछे के रास्ते की तरफ बढ़े। फैजान पहले ही हमें कॉर दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, एक तेज शोर सुनाई दिया, गाड़ी के टायरों की चरचराहट और ब्रेक लगने की आवाज़। फैजान ने मुड़कर कहा, वक्त ख़त्म, वो आ गया है। बाहर धूल उड़ती हुई काली एसयूवी रुक गई। ड्राइवर की सीट से अरहम उतरा। इसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे वो हर सूरत-ए-हाल पर काबू रखता हो। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज़ में बोला, वाह हाशर भाई, इतनी हिम्मत, और ये सब सिर्फ एक औरत के लिए। मैंने हिबा को अपने पीछे किया। ये औरत मेरी जिंदगी है, और तुम्हारे लिए अब ये आखिरी मौका है कि पीछे हट जाओ। अरहम ने कहा लगाया, पीछे हटना नहीं हाशर, खेल तो अब मज़े पर आया है। इसने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को बुलाया। 3 मुसल्लह अफराद हमारे सामने आ गए। फैजान ने पिस्टल निकाला और धीरे से कहा, ये अब ख़त्म होगा हाशर, चाहे जैसे भी। और उसी लम्हे फार्म हाउस के सुनसान सहन में पहली गोली की आवाज़ गूंज उठी। पहली गोली चलते ही फार्म हाउस के सुनसान सहन में एक क़यामत सी मच गई। फिज़ा में गोलियों की घिन गरज और मिट्टी की बू फैल गई। फैजान ने फौरन हिबा को दीवार के पीछे धकेल दिया और ख़ुद पोजीशन लेकर फायर बैक किया। मैंने अरहम के 2 आदमियों को निशाना बनाया, एक ज़मीन पर गिरा, दूसरा दीवार के पीछे छप गया। मगर बाकी के कदम पीछे नहीं हटे, वो हमें घेरने के लिए दोनों तरफ फैल गए थे। फैजान, दाईं तरफ, मैंने चीख कर कहा। उसने एक तेज़ झटके से अपनी पोजीशन बदली और दाईं जानिब आने वाले आदमी को गिरा दिया।
अरहम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, जैसे ये मंजर इसके लिए महज एक खेल हो। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम दोनों अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिरी चाल हमेशा मेरी होगी। इसके अल्फाज के साथ ही पीछे से एक और गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खिला और मेरी सांस रुक गई। वो यही था, हिबा का भाई। इसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था और हाथ में बंदूक। वो सीधा अरहम के पास आया और दोनों के दरमियान कुछ सरगोशी हुई। फैज़ान ने हैरत से कहा, ये तुम्हारा ही तो साला है ना? मी ने धन पैसते हुए कहा, और लगता है ये भी बीच का खेल बदल चुका है। यही आगे बढ़ा और बुलंद आवाज़ में बोला, हाशर, तुम समझते थे तुम हीरो हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने हमेशा अपने फ़ायदे का सोचा। मी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें जेल से बचाने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान किया और तुम अरहम के साथ मिल गए। वो तंजिया मुस्कुराया, कुर्बानी या हिसाब चकता, तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें मुझ पर एहसान जताना था। अब मेरा वक्त है कि मैं सब वापस लूँ। अरहम ने कदम आगे बढ़ाया। देखा हाशर, मैंने कहा था तुम्हारे करीब के लोग ही तुम्हें तोड़ेंगे, और आज तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं। फैज़ान ने आहिस्ता से कहा, ये सूरत हाल बिगड़ रही है, हमें निकलना होगा। मैंने हिबा को पकड़ा और दीवार के पीछे ले गया, मगर अगले ही लम्हे एक गोली हमारे करीब आकर लगी। अरहम ने इशारा किया और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। उसी लम्हे फैज़ान ने धुआं पैदा करने वाला बम निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। चंद सेकंड्स में सहन धुएं से भर गया। शोर और चीखों में हमें मौका मिला और हम पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगे, मगर धुएं में एक साया तेज़ी से हमारी तरफ आया। मैंने देखा, यही। इसने मेरी तरफ बंदूक तानी। यहीं ख़त्म करो सब, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। यही, अगर आज तुमने ये किया तो तुम्हारी बहन कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वो लम्हा भर के लिए रुका। फैज़ान ने मौका गनीमत जानकर इसके हाथ पर वार किया। बंदूक गिर गई। मैंने हिबा को पकड़ा और दौड़ लगा दी। पीछे अरहम की चीख सुनाई दी, इन्हीं जाने ना दो। हम गाड़ी तक पहुँचे और फौरन निकल गए। रास्ते में हिबा खामोश थी, मगर इसकी आंखों में एक कहानी थी, धोखे, दर्द और सवालात की कहानी। फैज़ान ने ड्राइविंग करते हुए कहा, ये तो अभी शुरुआत है हाशर, यही अब खलकर हमारे खिलाफ आ चुका है। मैंने आहिस्ता कहा, और अब ये जंग सिर्फ अरहम से नहीं, उससे भी है जो कभी हमारा अपना था। रात के 10:30 बजे हम घर पहुँचे। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। फैज़ान हमें घर के बाहर छोड़कर फौरन वापस चला गया। शायद उसके दिल में भी यही खौफ था कि अरहम अगली चाल जल्द ही चलेगा। घर का मेन गेट बंद करते हुए मेरी नज़र लॉन पर पड़ी। वही लॉन जहाँ चंद घंटे पहले हिबा किसी के साथ गाड़ी में बैठी थी। दिल में एक अजीब सा खालीपन फैल गया। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने हमें देखा। उनके चेहरे पर एक लम्हे को सुकून आया, लेकिन अगले ही लम्हे वो हिबा की तरफ बढ़े। बेटी, तुम ठीक हो ना? हिबा ने हल्का सा सर हिला दिया। जी अम्मी। मैंने मुंह को तसल्ली दी कि सब ठीक है और इन्हीं कमरे में भेज दिया। जब वो चली गई तो कमरे में सिर्फ मैं और हिबा रह गए। मैंने आहिस्ता कहा, हिबा, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला। इसने मेरी तरफ देखने के बजाय नजरें झुका लीं। लेकिन ये सब क्यों हुआ हाशर? वो अरहम, वो तुम्हें इतना क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैंने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। ये एक पुरानी दुश्मनी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो अचानक बोली, और यही, मेरा अपना भाई, वो अरहम के साथ क्यों था? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, या शायद था मगर देने से डर रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, यही को अरहम ने वरगला लिया है। इसने उसे यकीन दिलाया है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान का दुश्मन हूँ। हिबा ने तल्खी से कहा, और तुम हो भी ना। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। तुम ये कह रही हो क्योंकि तुम गुस्से में हो? मैंने धीरे से कहा। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर इसने धीरे से कहा, मैं डर गई थी हाशर, लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने अरहम की आंखों में खौफ नहीं देखा, जैसे वो जानता हो कि तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ शुरुआत है। मैंने उसके करीब आकर कहा, ये शुरुआत है और मैं ये ख़त्म करूँगा। रात के 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। नंबर फिर वही, प्राइवेट कॉलर। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ खामोशी थी, बस पस मंज़र में हल्की हल्की मौसीकी बज रही थी, वही मौसीकी जो कभी अरहम के रेस्ट हाउस में चलती थी। फिर एक मानूस आवाज़ आई, हाशर,
तुम ने आज जो किया वो अच्छा था, लेकिन अगली बार तुम्हारे पास ना वक्त होगा ना रास्ता। मी ने सख्त लहजे में कहा। ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा अरहम। वो हंसा। ये खेल मी ने बनाया है और तुम्हारे अपने ही इसके मुहरे हैं। कॉल कट गई, लेकिन फ़ोन इस बार खामोश नहीं रहा। इस पर एक तस्वीर मौसूल हुई। तस्वीर में फैज़ान था, बंद आँखें, मूंदे हुए हाथ और पस मंज़र में वही कमरा जिसकी दीवार पर अरहम के निशान का टैटू बना हुआ था। मेरी सांस रुक गई। हिबा ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और तस्वीर देखी। ये तो फैज़ान है, मैंने आहिस्ता कहा। हाँ, और इस बार वो सिर्फ हमें नहीं, हमारी हर उम्मीद को निशाना बना रहा है। दिल रात की खामोशी में मी ने फैसला कर लिया, ये जंग अब दिफा में नहीं लड़ी जाएगी। अगला वार मेरा होगा और वो सीधा अरहम के दिल पर। जारी है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। वो को लाइक नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है, करें ना।